सभी को नमस्कार। हम सरकारी में कल हम बात कर चुके थे कि कौन कौन सी टाइप्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के। और हमने देखा था कि म्यूनिसिपैलिटीज की क्या फंक्शन है, कहाँ पर मेंशन है, कौन लाया, कैसे लाया। तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए और देखिए उनके बारे में हमने क्या चर्चा की है, अगर आप चाहते हैं तो। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया, पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं और उसमें अर्बन गवर्नेंस की बात करें, लोकल गवर्नमेंट पर, तो और क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमने देखा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत बड़े लेवल पर होती है, पूरे स्टेट में भी होती है। उसके छोटे लेवल पर म्यूनिसिपैलिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें इनके भी नीचे क्या कोई एजेंसीज होती है, तो वी हैव नोटिफाइड एरिया कमेटी। तो नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में दो से तीन चीजें जानने की जरूरत है। पहला, इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता है, फुली नॉमिनेटेड बॉडी होती है। दूसरा, जो चेयरमैन होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और तीसरा, जो कि आखिरी चीज है इसके बारे में, कि ना तो ये इलेक्टेड है और ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी। अब नोटिफाइड एरिया कमेटी है, उसको बनाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो नोटिफिकेशन जारी करती है, और नोटिफिकेशन के अंदर ही नोटिफाइड एरिया कमेटी बना देती है म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन करने के लिए। कहाँ पर? नए टाउन्स में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। एग्जाम्पल, नरेला, नॉर्थ वेस्टर्न दिल्ली रीजन, नोटिफाइड टाउन एरिया का, नोटिफाइड एरिया कमेटी। इसके बाद अगर बात करें टाउन एरिया, तो जब हम बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, तो तब से हम देखते हैं कि पुराने पुराने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिरला, टाटा, इनके अपने मिल्स होते थे। मिल्स के अंदर ही इनका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते थे। आज के टाइम पे भी हम जब बात करते हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी टाउन्स बनाते हैं, और उन्हीं के अंदर जो है उनके जो लेबर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो वहीं पर रहते हैं। तो उन, जब वो रहेंगे तो वो, उनका सैनिटेशन भी देखना होगा, उनके ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी देखनी होगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी का भी देखना होगा। तो सारी चीजों को इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंदर जो मैनेज करती है उसका नाम होता है टाउन एरिया कमेटी। इसके अंदर आप मिनी पार्क बनवा दीजिए, लाइटिंग लगवा दीजिए, पोडियम बनवा दीजिए, ऑडिटोरियम बनवा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। सो दैट इज, so apart from that we have number of other things like कैंटोनमेंट बोर्ड। तो कैंटोनमेंट बोर्ड का सिंपल और डायरेक्ट रिलेशन है आर्म्ड फोर्सेस से। जब हम बात करते हैं कैंट, दिल्ली कैंट, अंबाला कैंट, पटियाला कैंट, जालंधर कैंट, ये सारी जो है आर्मी रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, एयरफोर्स रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, जहां पर जो डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल हैं उनके ऑफिसेज होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होती है और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो वहां पर मैनेज करने के लिए भी हमें म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन करने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो अथॉरिटी होती है कैंटोनमेंट बोर्ड, ये स्टैट्यूटरी होता है। 2006 के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री कानून लेकर आई, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही सारा कंट्रोल रहता है कैंटोनमेंट का। इसके अलावा जो कैंटोनमेंट होते हैं, अगर अभी की हम बात करें तो हमारे यहाँ 65 से 70 कैंटोनमेंट हैं अक्रॉस द इंडिया। और इनके अंदर इलेक्टेड लोग भी होते हैं, नॉमिनेटेड लोग भी होते हैं। जो इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए आएंगे, और जब तक वो उस कैंट के अंदर जॉब करते हैं या रहते हैं तब तक वो वहां पर मेंबर रहेंगे। फिर जो कैंटोनमेंट है उसके चेयरपर्सन कौन होंगे? तो मिलिट्री ऑफिसर, जिनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो जो है प्रिसाइड करेंगे पूरी कैंट बोर्ड की मीटिंग को, और एज अ प्रेसिडेंट वो काम करेंगे। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो उस काउंसिल का, उस कैंटोनमेंट बोर्ड का प्रेसिडेंट के तौर पे फंक्शन निभाते हैं। और उसके अलावा उनके नीचे अलग अलग मेंबर, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स हो सकते हैं। तो कौन कौन इनके अंदर आते हैं वो देख लेते हैं। इसमें मिलिट्री ऑफिसर तो आएंगे ही। इसके बाद एक्शन, एक्शन अगर हम बोले तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक्शन बोला जाता है। देन हेल्थ ऑफिसर होंगे, जो वहां पर जो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली की अगर बात करें तो बेस हॉस्पिटल। इसके अलावा एसडीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जो वहां पर अपॉइंट होंगे तो वो भी होंगे। इसके अलावा कुछ और मिलिट्री के ऑफिसर्स हो सकते हैं, सीओ। अब सीओ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, सीओ यहाँ पर आर्मी के ही है, आर्मी के सीओ होते हैं, डेजिग्नेशन होता है आर्मी के अंदर है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये करेंगे। इसके अंदर आपने देखा है
कि बहुत डिसिप्लिन के साथ काम होता है, और इसी वजह से जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं उनकी जो साफ सफाई होती है वो बाकी जो अर्बन एरियाज होते हैं उनके मुकाबले काफी अच्छी देखने को मिलती है, एंड विच इज अ वेरी एम्पीरिकल थिंग। तो टाउनशिप की हमने बात की। अगर कोस्टल एरियाज के अंदर बात करें तो कोस्टल एरिया के अंदर पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें मुंबई की, कलकत्ता, चेन्नई, तो यहाँ पर अलग अलग अपने पोर्ट ट्रस्ट हैं जो सिविक मैनेजमेंट देखते हैं, कस्टम्स क्लियरेंस देखते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो स्टैट्यूटरी होता है, यानी पार्लियामेंट एक्ट बनाती है कि फलाना फलाना जो पोर्ट है उस पोर्ट की पूरी म्यूनिसिपैलिटी किस तरीके से इस्टेब्लिश होगी। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी, और चेयरमैन जो होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, यानी ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के ही होते हैं, और इसमें भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कुछ और चीजों में जहां पर म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन करने के लिए कोई एजेंसी बनानी पड़े, तो वो स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी, जिसको हम इकोनॉमिक्स में भी काफी चर्चा करते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल से एक एजेंसी बनाओ जो स्टेट गवर्नमेंट है बनाती है। अगर एक काम के लिए बनाई है तो सिंगल पर्पस, ज्यादा काम के लिए बनाई है तो मल्टीपर्पज, और स्टैट्यूटरी होती है। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द म्यूनिसिपैलिटी चैप्टर। अगर इसके अलावा हम देखें कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पर जो पर्सोनल मैनेजमेंट है उसमें जो यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि कई कई स्टेटों के अंदर आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग के अंदर काम करते हो, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कई कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जो है स्पेशली आपको म्यूनिसिपैलिटी का ही एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट माना जाता है, आपका दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसके अलावा कैडर होते हैं, तो कई स्टेटों में कैडर सर्विसेज हैं, कई में नहीं है, आपस में ही इधर उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो वी हैव अ स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, जिनके ऑफिसर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते दूसरी एजेंसी या दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम कुछ कमेटीज का नाम जाने म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, तो वेरी फेमस कमेटी वी हैव नूरुद्दीन अहमद कमेटी, जो कि 1963 के अराउंड इस्टेब्लिश की गई थी, ताकि जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके फंक्शंस किस तरीके से बढ़ाए जा सके, म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके, इसलिए ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। और हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है मुंबई के अंदर, जो कि एक प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटी है। देन वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। और म्यूनिसिपल रिवेन्यू हमने देखा कि अलग अलग तरीके से होता है, इसमें टैक्सेशन का भी पार्ट होता है, नॉन टैक्स भी होता है। अगर टैक्स की बात करें तो पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया आपने, हाउस टैक्स लगा दिया, मीटर टैक्स लगा दिया। और नॉन टैक्स के अंदर अगर बात करें तो आपने किसी भी जो पब्लिक यूटिलिटी को यूज किया है उसके ऊपर फीस लगाना, प्रॉफिट लगाना। ग्रांट्स हमने देखा सेंट्रल स्टेट टाइमली देती है, डिवोल्यूशन होता है फंड का, और लोन्स भी ये ले सकते हैं सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर हम बात करें सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो 1954 के अंदर इस्टेब्लिश की गई अंडर आर्टिकल 263, जो कि इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल स्टेट और सेंटर के बीच में है, लेकिन सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट सेंटर और लोकल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में है। तो जितने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, मैटर डील करते हैं। और जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स, वो इनके रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी चेयरमैन होते हैं बॉडी को, और रिकमेंड करते हैं कि क्या पॉलिसी लेनी चाहिए आपको, किस तरीके से म्यूनिसिपैलिटी इंप्रूव हो सकती है, पर्सनल अगर मिसमैनेजमेंट है तो कैसे मेयर के इलेक्शन में और क्या कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। अगर हम बात करें कौन से ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, तो वी हैव अरुणाचल is the only state where the urban local bodies do not exist, but in every other state, in some or the other manner, we have the municipality. So now we were talking about the PISA Act, so we are going to look what are the other provisions mentioned here. तो PISA जो है रिकमेंडेशन कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी करता है ग्राम सभा की पंचायत से रिलेटेड मैटर्स पर, अगर आपका कोई भी कानून ग्राम ऐसे ट्राइबल रीजन के अंदर लगाने जा रहे हैं आप। इंडियन लैंड एक्विजिशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट नीड टू बी हार्मोनाइज विद द प्रोविजन ऑफ पीसा, यानी आप लैंड एक्वायर करना चाहते हैं किसी भी डेवलपमेंट के काम के लिए, आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है कि आप फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप करना चाहते हैं,
फिर जो है आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं किसी कस्टम का, ट्रेडिशन का, किसी फैक्ट्री का वहां पर, तो आपको जो पीसा एक्ट है और ग्राम सभा का जो मैंडेटरी अप्रूवल है वो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा फिजिकल इंफ्रा इंटीरियर एरिया शुड बी स्ट्रेंथन टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या फिजिकल इंफ्रा बनाया जाता है, कलवर्ट्स, ब्रिजेस, चेक डैम्स, तो इसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस क्या है पीसा की? ग्राम सभा का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होता है, पब्लिक रिसोर्सेज के ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस क्रिएट होता है, ट्राइबल पॉपुलेशन के ग्रीवेंसेज एंड जो एस्पिरेशन है उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ट्राइबल जो रीजन है उसका एक्सप्लॉइटेशन कम होता है, और इसके अलावा जो प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ ब्यूटी है हमारे ट्राइबल रीजन्स के अंदर या जंगल्स के अंदर, उनको कल्चरल आइडेंटिटी, उनके रिक्रिएशनल स्ट्रेंथ जो है उनको रोबस्ट करने के लिए पीसा बहुत जरूरी होता है। ई गवर्नेंस की बात करें पीआरआई के अंदर, तो हमने देखा है कि लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, एरिया प्रोलीफायर प्लान प्लस इस तरीके के ये कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, प्राया सॉफ्ट जिसमें कि पंचायती राज के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डिजिटलाइज करने की बात है, नाड नेशनल असेट डायरेक्टरी जिसके अंदर कितना उनके पास पैसा है, लैंड है, क्या उनके रिसोर्सेज जनरेशन के एरियाज हैं, सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट हमने देखा कि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एज फार एज द ई गवर्नेंस एंड एज फार एज the citizen centric governance is concerned, which makes the agencies accountable and create trust in the people. मैनेजमेंट के लिए हमने देखा कि यूजर फ्रेंडली सिस्टम का फ्लो होना चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारे यहाँ रिवैम्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है ताकि वो एसडीजी टारगेट्स को पूरा कर पाए और उनमें मदद करें। इसमें होलिस्टिक प्लान बनाए जाते हैं, पंचायत लेवल की जो जीडीपी है उसको भी इनकॉर्पोरेट, उसकी भी अकाउंटिंग होती है, किस तरीके से पंचायत अपने रिसोर्सेज के गैप को फुलफिल करे, रिसोर्स वैक्यूम को फुलफिल करे, उसकी बात होती है। यूनियन फाइनेंस कमीशन 15 की बात करें तो 60,000 750 करोड़ जो है इंटरिम पीरियड में दिया गया और 2,36,000 करोड़ 5 साल के लिए दिया गया तीनों टायर्स को, 28 स्टेट्स अक्रॉस द इंडिया। तो इसमें देखने वाली बात है कि किस किस चीज के लिए दिया गया है। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हर घर नल जल सप्लाई के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसमें बात करते हैं वाटर शेड की, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप तो नहीं, रेन वाटर, रूफ रूफ हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, रिसाइकलिंग जिसके अंदर हम बात करते हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओडीएफ स्टेटस। तो उसके भी हमने बात की कि ओडीएफ स्टेटस, ओडीएफ प्लस प्लस ये क्या थे, वो हम न्यूज़पेपर सेशन में काफी बार चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखते हैं रोल ऑफ पंचायत क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो नरेगा, एक होता है मनरेगा और एक होता है नरेगा। तो नरेगा को जो है इम्प्लीमेंटेशन करना, इसके अंदर जो है टाइमली पेमेंट देना। इंदिरा आवास योजना जिसके अंदर हाउसिंग प्रोवाइड करना, जिसको आई थिंक अभी पीएम आवास योजना के नाम से भी जानते हैं। सैनिटेशन करवाना, वाटर सप्लाई, एजुकेशन देना, मिड डे मील, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, माइक्रो मैक्रो दोनों। तो यहाँ पर बात होती है कि जब भी हम कभी रिकमेंडेशन लिखें पंचायत से रिलेटेड आंसर में, तो हमें देखना चाहिए कि पंचायत रिक्वायर 3 एप्स, दैट इज उनको फंड ज्यादा मिले, टाइमली मिले, डिजिटली मिले, फंक्शंस दिए जाएं, इंटरफेरेंस ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन टॉप डाउन मैकेनिज्म ना हो, फंक्शनरीज दिए जाएं, यानी टाइमली अपॉइंटमेंट की जाए, मेयर से लेकर के और जो नीचे म्यूनिसिपल पर्सोनल तक जो काम करते हैं गलियों के अंदर, उन तक जो है टाइमली अपॉइंटमेंट हो, उनकी सैलरीज टाइम पर रिलीज हो, ताकि उनके अंदर मोटिवेशन आए काम करने का। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल लेवल पर। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड इस तरीके का प्रोग्राम है जिसको मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज डील करती है, इसमें एडिशनल असिस्टेंस दी जाती है बैकवर्ड रीजन्स के लिए। तो आज के टाइम पे बैकवर्ड रीजन हम बात कर सकते हैं पीवीटीजी एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, जो कि क्रिएट किए जाते हैं अंडर द गाइडेंस एंड रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग। तो गुजरात गवर्नमेंट की एक स्कीम है स्वच्छता ही सेवा, विलेज लेवल की एक कैंपेन है जिसमें बात की जाती है कि डोर टू डोर जाकर के आप वेस्ट कलेक्ट कीजिए 5 किलोमीटर रेडियस में, एक लाख म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, ताकि जो वेस्ट डिस्पोजल है वो हो सके और डंपिंग साइट्स पर आकर उसका जो है बायो रिमीडिएशन या फिर जो पूरा उसका रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो चल सके।
हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल हमने देखा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी एजेंसीज गवर्नमेंट की है, वो अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करती हैं, और लॉजिस्टिक जितनी भी उनकी डिमांड्स और नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करती है इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, जहां पर अलग अलग सोर्सेज से प्राइवेट प्लस पब्लिक जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना सामान यहाँ पर लगाते हैं और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से उनसे खरीद लेते हैं। ई ग्राम स्वराज, जिसके अंदर डिजिटल पंचायत की बात की जा रही है, ताकि पंचायत के जो रिकॉर्ड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हो। जब हम बात करते हैं प्राइवेट ऑफिस के अंदर परचेजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर वही सिंपल सी बात है कि आपको परचेजिंग ऑर्डर जो है वो जेम पोर्टल से आप लीजिए। आपको अलग अलग कोटेशंस दी जाएंगी, अलग अलग बायर्स, अलग अलग सेलर्स के द्वारा, जो सा आपको सस्ता लगे वहां से उठा लीजिए। गृह प्रवेश सेरेमनी 4 लाख बेनिफिशियरीज के लिए, ताकि आपको घर दिया जाए। थीमेटिक स्टॉल्स हैं उसके अंदर, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी है कि वो इसको दे सकते हैं। तो नाउ आई थिंक वी हैव द क्वेश्चंस। ब्रिंग आउट, okay, the very first question is Panchayati Raj has been designed in function as a grassroots democracy in India. Describe its organizational setup. What is the present position? अरे भाई सब कुछ ही पूछ लिया आपने। ऐसे द परफॉर्मेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम हमने देखा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लेकर आई। कहां पर लेकर आई? पार्ट 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 11 शेड्यूल आया, 28 आइटम्स आए, 243 से 243 तक आर्टिकल आए। 3 टायर की बात थी। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जो है एल एम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ। अगर प्रीवियस में जाना तो हम बात कर चुके हैं, बलवंत राय से लेके, अशोक मेहता से लेके, हनुमंता से लेके, एल एम सिंघवी से लेके अलग अलग कमेटीज हैं। इसके बाद इस तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया गया। ग्रास रूट डेमोक्रेसी में रूरल लेवल पर 3 टायर, जिसमें ग्राम सभा की भी बात है, पंचायत की भी बात है, इंटरमीडिएट लेवल ब्लॉक लेवल की भी बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है। इलेक्शन बता दिया हर 5 साल में होगा, सुपर एनुएशन नहीं होना चाहिए। 3 चीजें इनको देनी चाहिए, फंड मिलना चाहिए, फंक्शन मिलने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शनरी होने चाहिए इनके पास। इसके बाद ग्रास रूट में आर्टिकल 40 गांधी जी बोलकर गए थे, उसको जस्टिसेबल बना दिया, यानी एनफोर्सिएबल है। ग्रास रूट पर पंचायत होना, हर स्टेट इसको अपनाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की हम बात कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग, वहाँ पे जिलाधिकारी नॉमिनेटेड होते हैं, मेंबर हर तीनों लेवल पर इलेक्टेड होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चेयरमैन होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, अपॉइंटेड होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप स्टेट इलेक्शन कमीशन से लेकर के जो इलेक्शन करवाएंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन से लेकर जो पैसा देंगे, ऑडिट करने तक सारी की सारी जो चीजें हैं, पावर है, वो स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में। कानून बनाओ, जिसको देना उसको दो। इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वैसे ही सेटल होंगे जैसे स्टेट लेजिस्लेचर चाहता है। व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन? प्रेजेंट पोजीशन अच्छी है। 33% वुमेन को भी रिजर्वेशन है। इसके अलावा SC ST को रिजर्वेशन है। ग्रास रूट लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम अलग अलग जगह हो रहा है। अगर हम बात करें तो केरला एक का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर रोबस्टनेस ऑफ पंचायती राज इतनी है कि उसका हायर लिटरेसी रेट है, हायर ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स है, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें। लेकिन दिक्कत क्या है? पति पंचायत, वुमेन रिप्रेजेंटेशन के अंदर दिक्कत है। SC ST के अंदर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे सरपंच हैं जिनकी बात ही नहीं सुनी जाती है, या फिर वो एज ए नोमेनक्लेचर काम करते हैं सिर्फ। इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम के हम अंदर बोल सकते हैं कि पहले के मुकाबले आज के टाइम पे जो पंचायती राज सिस्टम है उसकी रोबस्टनेस बढ़ी है। रिसेंट के अंदर ही हमने देखा कि DDC इलेक्शन हुए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो कि सिग्निफाई करते हैं कि पंचायत का जो इंपॉर्टेंस है वो कितना है ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज के लिए। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के अंदर जो पंचायती राज है उनकी भूमिका बहुत है। किन कामों के लिए? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसके अलावा मनरेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वाटर सैनिटेशन, ओपन डेफिकेशन फ्री, सारी चीजों में पंचायत ने अहम भूमिका निभाई है। जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म आ गया, टॉप डाउन से बॉटम टू अप अप्रोच गवर्नेंस का मॉडल आ गया, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी चल रही है, जिसके अंदर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी होता है और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी होती है। तो इसके अलावा मानसी, कौशिक एंड
Karuna and other, if want to say something. So नो। Nishi Yoshi में क्या है? कवर कर दिया आपने। तो हम ये बोल चुके, इसमें 2 लाइन में खत्म करते हैं इसको कि ब्रिंग आउट द मेन चेंज। तो मेन चेंज इतना ही था कि 73rd से पहले वो स्टैट्यूटरी था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। नागौर के अंदर पहली बार आया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लेकर आए, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट किया। कहीं पर 2 टायर था, कहीं पर 3 टायर था, कहीं पर 1 टायर था। करप्शन बहुत ज्यादा होता था। जो पंचायत थे उनके अंदर कहीं पर ग्राम न्यायालय आ रहा है, कहीं पर ग्राम न्यायालय नहीं आ रहा है। तो बहुत डिस्कॉर्ड था, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट थी। एंड मोस्टली वी कैन से दैट ओनर किलिंग को प्रमोट भी पंचायती राज सिस्टम पहले कर रहा था। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ तो ये सारे इंसिडेंसेस हमें कम देखने को मिले, क्योंकि उसके अंदर हमने बात की कि ग्राम न्यायालय यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी आया, जिसके आने के बाद जो पंचायत है, जिनके अंदर जो इलेक्टेड होकर सरपंच आते हैं, जब वो ट्रेडिशनल कस्टम सेटअप के साथ डिसीजन सुनाते हैं, तो उनकी अपील जो है ग्राम न्यायालय के अंदर भी जाती है, जिससे एक प्रॉपर स्क्रूटिनी होती है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ही जो पीसा एक्ट है वो आया 1996 के अंदर। पीसा एक्ट से आने के बाद ही जो ग्राम सभा है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की जो वेव चली आ रही थी 60, 70, 80s के अंदर, वो कहीं ना कहीं रुकी। फिर हमने देखा कि जो डेवलपमेंट मॉडल है वो लिबरलाइज तो हुआ ही हुआ, लेकिन कोऑपरेटिव भी हुआ एनवायरमेंटलिज्म के साथ। सिग्निफिकेंस, अब ये वही बात है, पीछा एक्ट हमने देख ही लिया है। इन द एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड local government, panchayat and samitis have remained mainly political institutions and not effective instrument of governance, critically discussed। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हम पूरा एग्री तो नहीं करते हैं भाई, हम थोड़ा बहुत एग्री करते हैं। जिसके अंदर वेल एजुकेटेड और ऑर्गेनाइज ना होने से क्या दिक्कत है? वेल एजुकेटेड नहीं है तो आप पंथी पंचायत जैसी एक्टिविटी करते हैं। आप क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होने के बावजूद मनी और मसल पावर के ऊपर इलेक्ट होकर आ जाते हैं। आप जो है अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी जाति के नाम पर सोशल हार्मनी को बचाने के दावे करते हैं, लेकिन उससे सोशल हार्मनी डिस्टोर्ट होती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज लोकल गवर्नमेंट, यानी ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी आप इलेक्शन नहीं होने देते, जानबूझकर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ले आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट ले लेते हैं, इलेक्शन नहीं होने देते। फाइनेंस जो आपके पास आता है उसको यूज नहीं करवाते, जो बोलते हो उसको मारपीट के भगा देते हो। इसके अलावा अगर किसी को ग्रीवियंस रिड्रेसल करनी हो तो आपका ऑफिस, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कहाँ पर जाएंगे? आपके घर में एंट्री नहीं है तो जाए कहाँ आदमी? तो पंचायत एंड समितिज हैव रिमेन्ड मेनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसा ही था, एंड नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। लेकिन हम बोलेंगे कि नंदीलेस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हमने देखा कि किस तरीके से जो पंचायती राज सिस्टम है वो कैटलिस्ट बना ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। जब हम बात करते हैं सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, जब हम बात करते हैं सिटीजन चार्टर, तो कहीं ना कहीं ये पंचायत ही है जिन्होंने इस चीज को रोबस्ट करने में अहम भूमिका निभाई। पंचायत ही है जिन्होंने इंडिया का, जो कि एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लाने का काम किया। ये पंचायत ही है जिन्होंने इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के अंदर कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन का काम किया। जब हम बात करते हैं कि हरियाणा, पंजाब, तो दिस इज द पंचायत ओनली विच हैज प्लेड एन एक्टिव रोल इन सेटलिंग वेरियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिस्प्यूट्स बिटवीन बोथ द स्टेट्स। Apart from that, the local self government system in India has not proved to be effective instrument। तो ये वही बात है, हम नहीं मानते हैं, उसका नहीं मानने का भी हमने जस्टिफिकेशन दिया है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट इन द पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। इससे भी हम पूरी सहमति नहीं रखते हैं। हम मानते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जो रिजर्वेशन 33% दी गई, वो पूरी तरीके से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं हो सका। तो रिजर्वेशन के अंदर दिक्कत नहीं थी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल थी, लैक ऑफ सोशल विल थी, इलिटरेसी थी उस टाइम में सोसाइटी में, वुमेन की फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत कम थी, इंडिपेंडेंस बहुत कम थी। लेकिन आज के टाइम पर 1990s के बाद जब हमने देखा कि इकोनॉमी स्टैटिक ग्रोथ पकड़ने लगी, जब हमने देखा
इवन डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ जब हमने देखा इंटरस्टेट बाउंड्री, इंटरस्टेट जो है माइग्रेशन हुआ, लोगों को डेवलपमेंट की सेंस मिली, लिटरेसी आई, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई, तो हमने देखा कि पंचायत जो है वो काम करने लगी एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वुमेन एज अ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन आज के टाइम पे भी दिक्कत है कि वुमेन जो है वो खाली साइनिंग अथॉरिटी बनकर रह जाती है। तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए और उनके क्या कारण है? सोसाइटी का कारण है कि जो पॉलिटिक्स है वो पर्सनल नहीं है, वो पब्लिक है। और वुमेन जो है वो पर्सनल है, वो आपका पर्सनल है। अगर आप उसके ऊपर को वुमेन के ऊपर आप कमेंट करते हैं तो आपका खून उबलता है, लेकिन पब्लिक में आप किसी आदमी के ऊपर कमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज अ सोसाइटल, हम बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि जेंडर सेंसिटिविटी आई, जैसे जैसे वुमेन के प्रति इंपॉर्टेंट लीगल लॉज आए कि आप जो है डिरोगेशन नहीं कर सकते वुमेन का, अगर आप करोगे तो जेल में जाओगे। तो लीगल इंस्टीट्यूशनल मेजर्स आए, एजुकेशन आई, लिटरेसी आई, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हुआ। तो धीरे धीरे बिहेवियरल रिवोल्यूशन सोसाइटी के अंदर आया, सिविल सोसाइटी का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ वुमेन के प्रति। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारी राष्ट्रपति भी वुमेन है, हमारी एमएलए भी वुमेन है, हमारी पार्षद भी वुमेन है, और हमारी पंचायत भी वुमेन है, पंचायत में रिप्रेजेंटेटिव भी वुमेन है। और इसी की तर्ज पर हमने देखा कि जो मेरिटोरियसनेस है वो बढ़ी है सोसाइटी के अंदर। जब हम बात करते हैं यूपीएससी और एचपीएससी एजेंसी की, जिन्होंने जानबूझकर इस तरीके का प्रोविजन लाए हैं, जो कि गवर्नमेंट का मैंडेट भी है कि आप वुमेन को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाइए, ताकि जो अगर पंचायत लेवल पर वुमेन आती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अफसर जो बैठे हैं वो भी महिला हो, जिससे जो है कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो और एक कॉन्फिडेंस जनरेशन का काम भी हो सोसाइटी के अंदर। Assess the importance of panchayat as part of local government कर चुके। Apart from government grant, what source पंचायत can look out for financial development project? तो सबसे इसके अंदर यही है कि आप ग्रांट ज्यादा मत मांगिए। आप ग्रांट मांगते हैं तो उसको ढंग से यूज कीजिए, लेकिन आप ना भी मांगे तो भी काम चल सकता है। कैसे? आप टैक्स रिवेन्यू खुद करना चालू कीजिए, भाई बंधु मत करिए। आप उनको बोलिए कि आपके हित में काम करेंगे लेकिन पैसा दीजिए। इसके अलावा मैंडेटरी टैक्सेशन करिए कई आइटम्स के ऊपर, नॉन टैक्स रिवेन्यू लीजिए। तो इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि आप पर्सनली तो मांगेंगे नहीं और आपको कोई देगा भी नहीं, तो क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी एंड द डिजिटलाइजेशन। तो पीएम स्वामित्व की तरह हमें टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन के जो पोर्टल्स हैं पंचायत लेवल पर भी क्रिएट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसकी वजह से डिजिटल टैक्स आपका लगेगा और आपको देना पड़ेगा। और मिनिमम उसका थ्रेशोल्ड रखिए, मिनिमम बाहर रखिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और इतना करने से लोगों के अंदर एक अटैचमेंट भी आएगी पंचायत के अंदर, एक ट्रस्ट भी जनरेट होगा पंचायत के अंदर कि हम इनको पैसा देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि सोशल ऑडिट भी कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ग्रीवियंस भी पूछेंगे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो पूरी पंचायत के ऊपर तो आएगा ही आएगा, हमारी जो पूरी गवर्नेंस है उसके ऊपर आएगा। So for today, this much we have covered, and from tomorrow onwards, we will start the next topic. So keep watching Ansharkari and stay happy and stay wealthy. Thank you, sir.